अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में जो है प्रेशर फोर्सेस ऑन सर्फेसिस की बात करेंगे। अभी तक हमने स्टैटिक फ्लूइड्स देखे थे कि किस तरीके से जो स्टैटिक फ्लूइड्स हैं उनकी डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ कंडीशन में अगर आपके पास कोई लिक्विड्स हैं या गैसेज हैं उनका प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड्स होते हैं बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर है अपने उन सर्फेसिस पे एक्सर्ट कर सकते हैं जो सर्फेसिस उनसे एडजेसेंट हो। मिसाल के तौर पर कैसे, लेट्स से कि आप जैसे जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं तो आप क्योंकि कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी आपसे एडजेसेंट है, इसका मतलब है एडजेसेंट। मैंने मेज़ के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है तो हाथ और मेरा जो मेज़ है ये एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट का मकसद ही यही है कि आपके पास जो बिल्कुल साथ आपकी चीज़ है उसको हम बात कर रहे हैं। तो जो स्टैटिक फ्लूइड्स हैं वो सिर्फ जो प्रेशर लगाते हैं उन सर्फेसिस पर जो कि उनसे एडजेसेंट हो। अच्छा, अब जो प्रेशर है बुनियादी तौर पर ये आपको पता है कि जो प्रेशर है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है और जो आपका प्रेशर है ये बेसिकली एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स है। तो प्रेशर जो होता है जब भी किसी जगह पर अप्लाई किया जा रहा है तो प्रेशर जो है एक नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया है और हमारे पास जो प्रेशर फोर्सेस हैं दे मस्ट एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। इस वजह से कि इनको परपेंडिकुलरली ही किसी सरफेस के ऊपर एक्सर्ट होना पड़ेगा। ये तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं स्टैटिक फ्लूइड्स के केस में ऐसा है, लेकिन हमारे पास जो फ्लूइड्स मूव कर रहे होते हैं जैसे पाइप्स हैं, पाइप्स के अंदर आपके पास कॉन्टिन्यूसली पंपिंग हो रही है, जो कोई फ्लूइड जो है वो पाइप्स के अंदर फ्लो कर रहा है। तो मूविंग फ्लूइड्स के केस के अंदर आपके पास जो है ना सिर्फ ये कि प्रेशर फोर्सेस होती हैं बल्कि इसके साथ साथ आपके पास शियर फोर्सेस भी होती हैं। इसी वजह से आपके पास जब हम कंबाइंड को फोर्स कैलकुलेट करते हैं जो कि उसमें आपकी शियर फोर्सेस और प्रेशर फोर्सेस दोनों शामिल होंगी, उनका जो कंबाइंड कोई इफेक्ट होगा वो लाजमी नहीं है कि वो सरफेस से जो है नॉर्मल या परपेंडिकुलर हो, वो जो है उसकी कोई और डायरेक्शन भी हो सकती है। इसी वजह से हमारे पास खास तौर पर मूविंग फ्लूइड्स के केस में जो है हम मूविंग फ्लूइड्स के केस में जो प्रेशर और शियर फोर्सेस है उसको सेपरेट हम जो है कंसीडर करते हैं, उनको सेपरेट हम सॉल्व करते हैं और ख़ास तौर पर जो प्रेशर फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं कि आपके पास जो जिस तरीके से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस सरफेस के ऊपर एज कंपेयर टू द फ्लो इटसेल्फ, उसको हम जो है कंसीडर करके इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास अब कोई सा सरफेस हो, हमारे पास एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो प्रेशर आपको पता है क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि आप प्रेशर को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे आप इस फॉर्मूले से F की वैल्यू निकालें तो F इज इक्वल टू पी ए, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब अगर हमारे पास लेट्स से कोई बहुत स्मॉल एरिया है जिसके लिए आप एक टर्म यूज करते हैं कि इनफाइनाइटेसिमल वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल वेरी स्मॉल, कोई बहुत स्मॉल एरिया है जिसको हम कह रहे हैं डी ए, वो हमारा जो सरफेस है उस सरफेस का हम कंसीडर कर रहे हैं वेरी स्मॉल एरिया जिसको हम कह रहे हैं डी ए। और उस स्मॉल सरफेस एरिया जो आपके सरफेस का जो स्मॉल एरिया डी ए है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है जिसको हम कह रहे हैं डी एफ। तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक अगर आपके पास ए कोई स्मॉल एरिया हो डी ए और फोर्स कोई स्मॉल फोर्स डी एफ हो तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे कि डी एफ इज इक्वल टू पी डी ए। क्वेश्चन नंबर 1 देखकर हमने जो अपने एरिया के मुताबिक और फोर्स जो लग रही है उसके मुताबिक हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली ये जो डी एफ है, ये डी एफ जो फोर्स है, स्मॉल फोर्स है, ये जो स्मॉल फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्मॉल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी की बेसिकली हमारे पास जो है वो बोथ उसकी डायरेक्शंस हैं।
मिसाल के तौर पर आपके पास इस जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होगी, इसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी होगा, और इसका जो इसकी जो डायरेक्शन है बेसिकली वो जो है आपकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, जिस सरफेस पे ये लग रही है। अच्छा, लेकिन लेट्स से अगर आपके पास कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से मुराद हम ये बात कर रहे हैं कोई आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर, जैसे हमारे पास कोई प्लेन है, कमरे के अंदर बैठे हैं तो एक्स वाई की बात करें तो एक्स और वाई मौजूद है, उसकी बात करें कोई आपके पास नॉर्मल सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो उस प्लेन सरफेस में जितनी भी ये डिफरेंशियल डी एफ जो वेक्टर पॉइंट्स हैं जो हमने बात की है, ये बेसिकली आपके पास जो डी एफ वेक्टर्स हैं ये एक सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे होंगे, और इस वजह से अगर आपने इस तमाम डी एफ को प्लेन सरफेस में तमाम डिफरेंशियल वेक्टर्स को डी एफ को जो कि एक सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको इस इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करने के लिए हम इसकी दोनों साइड का इंटीग्रल ले लेते हैं। तो इंटीग्रल अगर लेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स का ले लें, तो डीएफ का इंटीग्रल ले लिया और पी डी ए का इंटीग्रल ले लिया। अच्छा, अब लेट्स से अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रेशर आपका सरफेस पे लग रहा है वो प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, अब प्रेशर जो है वो तमाम जो सरफेस पे लग रहा है वो कांस्टेंट है, और तो हमें पता है कि अगर आपके पास कोई चीज कांस्टेंट वैल्यू हो इंटीग्रल में तो आप उस वैल्यू को इंटीग्रल साइन से बाहर लेके जा सकते हैं। फिर आपकी इक्वेशन नंबर 3 किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, मैं उसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल डी एफ पी, क्योंकि अगर कांस्टेंट है वो प्रेशर एंटायर सरफेस पर, पी बाहर ले गया, इंटीग्रल डी ए, तो डी एफ को मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू पी, और डी ए का इंटीग्रल मैंने सॉल्व कर दिया पी ए। यहाँ ये जो आपके पास फॉर्मूला आ गया एफ इज इक्वल टू पी ए क्वेश्चन नंबर 4 की सूरत में, इसके अंदर हमने ये जो P है बेसिकली हमने ये अज्यूम किया है कि दिस P प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर एंटायर सरफेस, तभी ये फॉर्मूला जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब तो अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेसेस हो, अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल कोई पैरेलल किस्म के हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेसेस हो और उनके ऊपर कोई स्टैटिक फ्लूइड जो है अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो और वो जो प्रेशर होगा बेसिकली, ये आप ये याद रखिए बात, जब भी कोई स्टैटिक फ्लूइड्स बेसिकली किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेसेस के ऊपर जो है वो पड़े हुए हो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के ऊपर जो है वो अपना कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो बेसिकली जो प्रेशर होता है वो प्रेशर एंटायर सरफेस के ऊपर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि आप जो स्टैटिक फ्लूइड्स के केस में अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन हो तो इस इक्वेशन नंबर 4 को आप इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास लेट्स से कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस की बेसिकली जो प्रेशर जो है एज कंपेयर टू देयर पोजीशन इट चेंजेस वेरी स्लोली। तो गैस का जो प्रेशर है वो पोजीशन के साथ साथ बड़ी स्लोली चेंज करता है। इस वजह से आप जो है अगर हमारे पास कोई सरफेस है और उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गैसेस के केस में जो प्रेशर है वो जो उसका पोजीशन के हिसाब से वो बड़ा स्लोली चेंज करता है। तो अब अगर हमारे पास जो गैसेस हैं वो उस जिस सरफेस के ऊपर वो पड़ रही हैं, अगर उस सरफेस का साइज बहुत बड़ा ना हो तो हम फिर भी इस इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज कर सकते हैं फोर्स वो कैलकुलेट करने के लिए जो कि किसी गैस के वजह से जो कि गैस एक्सर्ट कर रहा हो, हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास कोई वर्टिकल प्लेन सरफेसेस हो, कोई ऐसे सरफेसेस हैं जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, जैसे आपके पास जो मेज है पड़ी हुई है वो हॉरिजॉन्टल है, अगर आप चारपाई खड़ी करके कर दें वो आपके पास वर्टिकल है। अगर आपके पास कोई वर्टिकल प्लेन सरफेसेस होगा तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो होल सरफेस पर वो कांस्टेंट नहीं होता। इस वजह से आप उसको इक्वेशन नंबर 4 की मदद से जो वर्टिकल सरफेसेस है आप प्रेशर कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि आप जो उसको करने के लिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, आपने यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको ये इक्वेशन नंबर 3 यूज करनी पड़ेगी, आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन के जरिए ही आप इसको कर सकते हैं। फिर गौर कीजिए, जो आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और आपके पास आपको पता लग गया कि वर्टिकल प्लेन सरफेसेस के अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है वर्टिकल प्लेन सरफेसेस में,
और जब कांस्टेंट नहीं है प्रेशर, इसका मतलब है पी की वैल्यू को आप इंटीग्रल के बाहर आप नहीं लेके जा सकते, पी की वैल्यू को आपने अंदर ही कंसिडर करना पड़ेगा और फिर आपको उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। तो इस केस में फिर हमें जो है इक्वेशन नंबर 3 का सहारा लेना पड़ेगा। इससे रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 12 है जी, एन ऑयल स्टोरेज टैंक हैज अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूफ 150 फीट इन डायमीटर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 14.7 psia. What force does the atmosphere exert on the roof? अच्छा, अब हमारे पास एक ऑयल स्टोरेज टैंक है। उस टैंक की जो रूफ है वो बिल्कुल फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, एक गोल छत है जिसका डायमीटर 150 फीट है। अच्छा, अब उस टैंक की छत के ऊपर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है यानी कि एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो प्रेशर है 14.7 psi। हमने मालूम ये करना है कि क्या फोर्स जो है हमारी एयर जो है एटमॉस्फेयर जो है इस रूफ पर एक्सर्ट कर रही है। तो हमारे पास सवाल में गिवन डाटा क्या है कि डायमीटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूफ डी कह दिया मैंने इसको 150 फीट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P गिवन है 14.7 psi है। तो बेसिकली psi है, तो इसको सिर्फ बताने के लिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये गेज प्रेशर नहीं है, इसके साथ हमने A लगा दिया। फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द रूफ, ये हमने F जो है मालूम करना है। तो हमें अब देखिए मालूम है कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो गैस ही है। तो अब जब गैस जो है इस वक्त वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूफ पर जिसका 150 फीट डायमीटर है, इसका मतलब है कि हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिस फॉर्मूले के अंदर प्रेशर ओवर द एंटायर सरफेस कांस्टेंट है। मतलब कौन सा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू PA, हम इजीली यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर आप ये देखिए कि आपने लिखा F इज इक्वल टू P। अब A जो है बेसिकली एरिया है और एरिया रूफ आपने देखा, रूफ आपका स्फेरिकल रूफ एक सर्कुलर एरिया है। तो आपके पास स्फेरिकल जो सर्कुलर चीज है उनका एरिया निकालने के लिए आप पाई बाय 4 डी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर का इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी। P जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रही है 14.7 psi, पाई बाय 4 डाया जो है आपका रूफ का 150 फीट स्क्वायर, उसके बाद psi आपको पता है पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, अब देखिए ये psi इस psi से कट गया और उसके बाद हमारे पास लेट से हमें पता है 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर। ये इंच स्क्वायर इस इंच स्क्वायर से कट गया, ये फीट स्क्वायर इस फीट स्क्वायर से कट गया। अच्छा, फिर हमें पाउंड फोर्स की कन्वर्जन पता है कि 1 पाउंड फोर्स इज इक्वल टू 4.448 न्यूटन। पाउंड फोर्स को पाउंड फोर्स से काट दिया, बाकी यहाँ पे आपके पास न्यूटन बच गया। हमें पता है कि 10⁻⁶ न्यूटन इज इक्वल टू 1 मेगा न्यूटन। तो आपके पास ये जो न्यूटन है इस न्यूटन से क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है बेसिकली, मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अच्छा, फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है सो जो 166.386 मेगा न्यूटन जो आपके पास, हेंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द रूफ ऑफ द ऑयल स्टोरेज टैंक इज 166.386 मेगा न्यूटन। प्रॉब्लम नंबर 13 देखते हैं। A layer of rain water 4 inch, ये बेटा इन नहीं है इंच है, 4 inch deep collects on the roof of the oil storage tank having flat horizontal circular roof 150 feet in diameter. What net pressure force does rain water exert on the roof of the tank? अब हमारा सवाल ये था कि आपकी जो है बारिश का जो पानी है वो आपके एक ऑयल स्टोरेज टैंक है तो उसकी छत पर जमा हो गया और उसने एक लेयर बना दी है। तो वो तकरीबन आपके पास 4 इंच जो है वो लेयर है वो आपके पास रेन वाटर की जो कि रूफ पर जमा हुई हुई है ऑयल स्टोरेज टैंक। वो जो ऑयल स्टोरेज टैंक की जो छत है फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, सर्कुलर रूफ है, उसका डायमीटर 150 फीट है। हमने ये मालूम करना है कि आपके पास जो है वो जो रेन वाटर खड़ा है आपकी छत के ऊपर वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आपकी रूफ ऑफ द टैंक में। इसके सवाल में हमारे पास पता है कि हाइट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ, जो आपके पास पानी की डेप्थ गिवन है 4 इंच आपकी वो पानी की वो लेयर की,
diameter of the horizontal circular roof P 150 feet, force exerted by the rain water on the roof F, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक काम ये करेंगे कि जो आपके पास रेन वाटर जो प्रेशर लगा रहा है रूफ के ऊपर, हम वो प्रेशर गेज प्रेशर की टर्म्स में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम जो है जो आपका 4 इंच डीप रेन वाटर लेयर है जो गेज प्रेशर एक्सर्ट कर रही है रूफ ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक को, हम उसको फाइंड करेंगे सिंप्लीफाइड बैरोमीट्रिक इक्वेशन जो कि आप कांस्टेंट फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे पी गेज इज इक्वल टू रो जी एच। इसके अंदर आपके पास वाटर की डेंसिटी 62.4 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट, की 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एच आपकी जो वाटर रेन वाटर की जो हाइट है 4 इंच। अब आपको पता है कि जो इंच होता है उसको फीट में कन्वर्ट करना है, तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। ये इंच इस इंच से कट गया। अच्छा, उसके बाद आपका 1 फीट ये 1 फीट ये है, ये 2 फीट आपने क्यूब से काट दिए। अब आपने इसको जी सब्सिडी से डिवाइड कर दिया है, तो 32.2 फीट पाउंड मैस ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास जो पाउंड मैस है इस पाउंड मैस से कट गया, सेकंड स्क्वायर आपके पास इस सेकंड स्क्वायर से कट गया। अब आपके पास यहाँ पर एक पाउंड फोर्स ये बचा हुआ है, 1 फीट ये बचा हुआ है, 1 फीट ये बचा हुआ है। हम अब हमें पता है कि पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर जो है वो पीएसआई के बराबर है, तो पाउंड फोर्स को हमने पाउंड फोर्स से काट दिया। फिर हमें पता है कि आपके पास जो 1 फीट है वो 12 इंच स्क्वायर के बराबर है, 1 फीट स्क्वायर जो है 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर के बराबर है। इंच स्क्वायर को आपने इंच स्क्वायर से काट दिया, और जो ये 2 फीट है स्क्वायर थे, एक ये फीट था और एक ये फीट बचा था, इससे कट गया। अब हमें पता है कि एक पीएसआई और केपीए की कन्वर्जन होती है कि 14.7 पीएसआई इज इक्वल टू 101.35 केपीए। तो आपका जो गेज प्रेशर केपीए में हमने मालूम किया 0.9959 केपीए, हमने गेज प्रेशर फाइंड आउट कर दिया। अब जो लेयर ऑफ रेन वाटर आपके पास बेसिकली कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूफ पे कर रही है जिसका 150 फीट डायमीटर है। इसका मतलब है कि आपका जो प्रेशर है हम वो वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें जो प्रेशर और द एंटायर सरफेस कांस्टेंट होता है F इज इक्वल टू जो है पी ए। अब यहाँ पर क्योंकि P जो है हमने गेज प्रेशर फाइंड आउट किया है, तो हम P यहाँ पर गेज प्रेशर लेंगे, P गेज इंटू A मैंने लिख दिया, F इज इक्वल टू P गेज, और A आपका सर्कुलर रूफ है π/4 d स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर P गेज जो गेज प्रेशर था हमने यहाँ पे गेज प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी। आपकी जो रेन वाटर का गेज प्रेशर था 0.9959 kPa, π/4 डाया ऑफ द रूफ 150 फीट स्क्वायर। और उसके बाद आपको पता है कि जो 1 kPa होता है बेसिकली 10⁻³ पास्कल है, ये kPa आपका kPa से कट गया। और हमें पता है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये पास्कल आपका पास्कल से कट गया। और हमें पता है कि 10⁻6 न्यूटन इज इक्वल टू 1 मेगा न्यूटन, तो ये जो न्यूटन है इस न्यूटन से कट गया। एंड वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.281 स्क्वायर फीट स्क्वायर। तो आपका ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कट गया, और आपके पास ये जो फीट स्क्वायर था ये इस फीट स्क्वायर से कट गया। तो फोर्स जो आपके पास बची है कैलकुलेट किया आपने वो 1.6348 मेगा न्यूटन। Hence 1.6348 meganewton pressure force is being exerted on the roof of the oil storage tank by the layer of 4-inch deep rainwater। इस तरीके से हम इस आप जो रेन वाटर था आपके रूफ के ऊपर उसका हम फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सवाल को हम एक अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम ये चीज यूज करेंगे। जैसे आप लोगों को वेट का बताया था कि वेट इज आल्सो अ फोर्स, तो वेट का क्या फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम वो वेट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 4 इंच डीप रेन वाटर का आपकी रूफ के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, वो वेट हम जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली अगर वेट फोर्स है दैट मीन्स कि आपने जो ये प्रेशर फोर्स कैलकुलेट की है ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं अल्टरनेटिव मेथड में हम यही चीज यूज करके कि आप वेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस 4 इंच डीप रेन वाटर की। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो वेट W है ये फोर्स है, तो इसका मतलब है कि जो प्रेशर आप फोर्स एक्सर्ट हो रही है रूफ ऑफ द ऑयल स्टोरेज टैंक की,
बाय 4 इंच डीप रेन वाटर, उसको हम जो है वेट W ऑफ द फ्लूइड, यानी कि आपके पास जो रेन वाटर है उसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है वेट W जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, और हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मैश पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। इस फॉर्मूले से आप मैश निकाल सकते हैं, यानी कि मैश होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस मैश की वॉल्यूम को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू G। यहाँ पर आपके पास W जो है वेट ऑफ द फ्लूइड है, एंड रो जो है आपके पास बेसिकली, यानी कि W जो है बेसिकली आपका वेट ऑफ द फ्लूइड या वेट ऑफ द रेन वाटर, एक ही बात है। डेंसिटी यानी कि वेट ऑफ द फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ द रेन वाटर। और इस तरह जो V है ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द 4 इंच डीप रेन वाटर। ये आपका वो जो 4 इंच डीप रेन वाटर आपके ऑयल स्टोरेज टैंक की छत पे मौजूद है, उसका वॉल्यूम कितना है, और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब हमें पता है कि जो आपकी रूफ है ऑयल स्टोरेज टैंक की, वो हॉरिजॉन्टल है, सर्कुलर है, उसका डायमीटर 150 फीट है, और जो उसकी हाइट है रेन वाटर की रूफ पर वो 4 इंच है। इसलिए हम जो वॉल्यूम V अगर हम कैलकुलेट करना चाहें उस 4 इंच डीप रेन वाटर का, अगर हमने कोई वॉल्यूम V कैलकुलेट करना चाहें 4 इंच डीप रेन वाटर का जो कि ऑयल स्टोरेज टैंक के ऊपर मौजूद है, तो उसको हम वॉल्यूम उस वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं बेसिकली किस तरीके से। जैसे आपके पास देखिए वॉल्यूम के लिए आपको 3 डायमेंशन चाहिए होती हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब अगर आपके पास क्योंकि डाया मौजूद है, सर्कुलर छत है, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर, आपके पास एरिया आ जाएगा। अब आपको पता है कि वो 4 इंच पानी की गहराई है, तो आप डेप्थ के साथ उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आप वॉल्यूम निकल आएगा। तो आप क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ द रेन वाटर लेयर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द रूफ ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक। तो आपके पास बेसिकली वॉल्यूम उस 4 इंच डीप रेन वाटर का निकल आएगा। वॉल्यूम आपके पास उसका हम निकाल लेंगे, यानी कि उसकी डेप्थ कितनी है रेन वाटर की 4 इंच, और एरिया कितना था उसका पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो 4 इंच मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4, डाया है 150 फीट स्क्वायर, और हमें पता है 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। इंच इंच से कट गया बेसिकली, और आपके पास ये सब चीजें क्यूबिक फीट में आ गई। तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया 5890.486 क्यूबिक फीट। ये आपका उस रेन वाटर का वॉल्यूम है। अब हमारे पास सब वैल्यूज मौजूद हैं, इन वैल्यूज को हम अपने इक्वेशन नंबर 2 वेट वाली इक्वेशन में लगा देते हैं। वो आपके पास इक्वेशन थी W इज इक्वल टू रो इंटू V इंटू G। अब आप रो जो है वो 62.4 पाउंड मैश पर क्यूबिक फीट, V जो है 5890.486 क्यूबिक फीट, G जो है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब इस सारी चीजों को हम G सबसी से डिवाइड कर देते हैं, which is 32.2 fit pound mass over pound force into second square। इस सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर से काट दिया, पाउंड मैस को पाउंड मैस से काट दिया। अच्छा, अब आपके पास ये जो क्यूबिक फिट है इस क्यूबिक फिट से कट गया, ये जो आपका फिट है ये आपके पास इस फिट से कट गया, बाकी अब आपके पास यहाँ पर बेसिकली पाउंड फोर्स बच गई है। अब हमें पता है कि 1 पाउंड फोर्स जो है वो इक्वल होती है 4.448 न्यूटन के। पाउंड फोर्स को आपने इस पाउंड फोर्स से काट दिया। फिर हमें पता है कि 10⁶ न्यूटन जो है 1 मेगा न्यूटन के बराबर है, तो न्यूटन को आपने न्यूटन से काट दिया। आपका जवाब जो आ गया वेट का, जो वेट फोर्स है वो 1.6349 मेगा न्यूटन। जो आपकी प्रेशर फोर्स थी विच इज द सेम, हमारी वो 1.6348 आई थी। ये 0.001 जो डिफरेंस है बेसिकली, ये हमारे पास जो है आपने जब उसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर के अंदर, तो ये आपके पास जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये डिफरेंस नहीं था। तो बेसिकली हम देख सकते हैं किस तरीके से हमने सवाल को हल किया है। हमने प्रेशर फोर्स को इन टर्म्स ऑफ वेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया है, एंड आप इस तरह के सवाल को आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। दिस वाज द लेक्चर नंबर 14 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैट 2103। तो आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है asim.ali@kfudit.edu.uk। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथ-साथ में आप जो है आपके पास लाइव सेशंस में भी मौका होता है कि आप ये सवाल पूछ सकते हैं। आपके जितने भी लेक्चर स्लाइड्स, नोट्स और या आपके पास वीडियोज़ हैं, ये ocw.kfudit.edu.pk और LMS पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये वीडियोज़ आपके यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद हैं। फिर आपके अगर कोई सवालात वगैरह हो
आप इन सारी ऑप्शन को यूज़ करके सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।